हेलो 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास आज की बिजनेस स्टडी की क्लास रहेगी हमारी पार्टनरशिप के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या, उसकी फीचर्स क्या क्या थे, उसकी मेरिट डिमेरिट क्या क्या थी। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके देख ले। प्लेलिस्ट में हमने सारी की सारी अभी तक जितनी क्लासेस करवाई हैं सारी उसके अंदर हमने डाली हुई है। सो बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप आपको नाम से ही पता है, जब 2 और मोर पर्सन मिलकर कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप कहलाता है। बिजनेस हो या कोई भी काम हो तो क्या होगा, वो पार्टनरशिप होगा। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में डीपली। सो पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेसेस जॉइंटली एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप एक ऐसी वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जहां पर 2 और उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी भी एक जॉइंट बिजनेस को कैरी करने के लिए एग्री होते हैं, और वो एग्री होते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को वो बांटेंगे। ये बांटेंगे किस रेशियो में, किस तरीके से बांटेंगे, ये सब डिसाइडेड होता है जो उनकी पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है। वो भी मैं आपको बताऊंगी पार्टनरशिप डीड होती क्या है। ओके, अगर हम बात करें फीचर्स की, पार्टनरशिप के फीचर्स की बात की जाए, जितने भी डेफिनेशन के अंदर आपने वर्डिंग जो पार्टनरशिप को डिफाइन करे वो सारे के सारे आ जाते हैं। सबसे पहला हो जाएगा 2 और मोर पर्सन। मीन्स जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर एटलीस्ट 2 पर्सन होने जरूरी होते हैं। मैक्सिमम की अगर बात की जाए, बैंकिंग के अंदर 10 मैक्सिमम और नॉन बैंकिंग के अंदर 20 पार्टनर्स होने जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट की बात की जाए तो एग्रीमेंट एक ऐसा रिटर्न नोट होता है, या हो कह सकते हैं कि ओरली भी होता है, लेकिन मोस्टली इसको रिटर्न में ही लेते हैं ताकि उसका प्रूफ उनको मिल जाए, क्योंकि ओरल बेस पर तो बातों पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो वो जो ओरल अगर कोई भी एग्रीमेंट तैयार किया है, हो सकता है कि बाद में वो रॉन्ग साबित हो, तो इसीलिए रिटर्न में ही मोस्टली लिया जाता है। सो एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो जितने भी पार्टनरशिप के अंदर वो डिसाइड करते हैं कि रेशियो को किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, या कितने टाइम तक उनकी पार्टनरशिप रहेगी, किस तरीके से वो किसी भी न्यू पार्टनर्स को लेके आ सकते हैं या किसी भी एग्जिट पार्टनर को वो हटा सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट के अंदर ये सारी की सारी चीजें राइट डाउन होती हैं। तो ये मे बी ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। देन इसके बाद हम बात करें लॉफुल बिजनेस। ऐसे नहीं कि हमने बात की आपस में दो, मान लो आप और आपके फ्रेंड मिलके चलो भाई हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं। पार्टनरशिप का भी एक लीगल उसका एग्जिस्टेंस होता है, जो एक लीगल फॉर्म होता है जिसके अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फॉर्म को तैयार किया जाता है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की अगर बात की जाए, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड राइट होते हैं उनके। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये नहीं कि उसको इतना ही लिमिट, हाँ वो अगर उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर डाला है तो वो अलग बात है, कुछ ऐसे पार्टनर्स हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी, भाई म्यूचुअल यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे से बात करके उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग ही पार्टनरशिप फर्म को बनाया जाता है। सो जितनी भी लाइबिलिटी होती है उनको परफॉर्म किया जाता है, वो एक दूसरे के बिहाफ पर भी कर सकते हैं और वो खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब यही होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो म्यूचुअली उस पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी की बात की जाए कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है, यहाँ पर कंटिन्यूटी की कमी होती है। किस तरीके से, मान लो कि कोई भी पार्टनर है, मान लो अगर हमारी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 ही पार्टनर है, ठीक है, 2 ही बंदे मिला के एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। अगर उनमें से एक की डेथ हो जाती है या वो लुनेशिया में के अंदर आ जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उस पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाए। ठीक है,
बट होने को तो ये भी हो सकता है कि उसकी जगह पर कोई उसका एग्जीक्यूटिव आ जाए या कोई और नया पार्टनर आ जाए, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी की कमी मानी जाती है। ठीक है, देन अब बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स की अगर बात की जाए तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसको इजीली तो फॉर्मेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और इजीली उसको क्लोज किया जा सकता है। अब जो ये इजीली का मतलब यही होता है ESY कि यहां पर जब चाहे पार्टनर इकट्ठा होके एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट तैयार करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे वो बंद कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई यहाँ पर दो और उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई भी पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, पार्टनर्स होंगे, वो सारे के सारे कैपिटल लेके आएंगे। कैपिटल लेके आएंगे तो यहाँ पर जो फंड होंगे वो इंक्रीज होंगे, फंड इंक्रीज होंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा देखने को मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। बैलेंस्ड डिसीजन का मतलब यही होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो जॉइंटली एक दूसरे से बातचीत करके, कंसल्ट करके ही डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे सबकी सहमति से होंगे। और कहते हैं ना कि एक से भले दो, दो से भले चार। तो जब एक बंदा अपने डिसीजन लेने में गलती कर सकता है, लेकिन इतने सारे अगर अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं उसके अंदर बैलेंस बना रहता है। शेयर ऑफ रिस्क, जिस तरीके से पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करते हैं उसी तरीके से अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लो कि कोई भी लॉस वगैरह हो जाता है या कोई भी फायर वगैरह से नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअली स्ट्रेस नहीं होता, बर्डन नहीं होता, इनएग्जाइटी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क को भी यहाँ पर शेयर किया जाता है। एक इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी उसका बर्डन, स्ट्रेस या एनेक्जिस्टी नहीं आती। उसके बाद है स्कैरेसी। स्कैरेसी की बात की जाए कि अगर बिजनेस के कोई भी अफेयर होते हैं तो यहाँ पर उनको पब्लिकली दिखाने की जरूरत नहीं होती। जितने भी पार्टनर होते हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी पब्लिकेशन की नीड नहीं होती कि उनकी अकाउंट की फाइल को पब्लिश किया जाए, उनकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को दिखाया जाए। नहीं, वो सीक्रेटली अपने जितने भी बिजनेस अफेयर होते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर। देन उसके बाद आते हैं लिमिटेशन। भाई जहां पर कुछ फायदे होते हैं वहां पर कुछ कमियां भी देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करें लिमिटेड रिसोर्सेज। किस तरीके से कहेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी एक नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिटेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे मैंने बताया था बैंकिंग के अंदर मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं और नॉन बैंकिंग के अंदर मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये लिमिट हो गई। लिमिट होगी तो यहाँ पर रिसोर्सेज की भी लिमिटेशन ही आएगी। वैसे तो कमी नहीं होती, लेकिन अगर इससे गवर्नमेंट के अंदर आते तो इससे ज्यादा होते, है ना। तो अगर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की लिमिटेशन है तो वहां पर रिसोर्सेज भी की भी लिमिटेशन ही मानी जाएगी कि वो इतना ही कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे कैपिटल का। अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक कमी ये भी आ जाती है कि हर एक पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअली देखो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हो सकता है कि कई बार कि कोई पार्टनर ज्यादा हेल्प, मतलब कोई भी पार्टनर हो वो ज्यादा काम कर सकता हो सकता है दूसरा पार्टनर वो कम काम कर सकता हो। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से वहां से वो मतलब जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपना पर्सनली वेल्थ देने से ड्रॉ बैक कर लेते हैं कि भाई उसको भी यही काम करना, उसको मेरे को भी वही काम करना, वो बंदा तो काम करता ही नहीं और मैं इतना काम करता हूं। तो ये एक अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, देखो फीचर्स के अंदर भी बताया था लैक ऑफ कंटिन्यूटी। मान लो कि दो ही पार्टनर हैं किसी फर्म के अंदर, अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, वो इंसोलेंट या लुएंसी आ जाती है, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को एंड करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। भाई जो पार्टनरशिप फर्म होती है, अभी हमने इसकी मेरिट के अंदर बताया था कि वो अपनी सीक्रेट ज्यादा रखते हैं, सेक्रेटरी ज्यादा होती है। तो वो अपनी रिपोर्ट्स और अकाउंट्स को पब्लिक
के सामने प्रेजेंट नहीं करती। तो प्रेजेंट नहीं करेगी तो पब्लिक की जो कॉन्फिडेंस आएगा उनके सामने वो कम ही आएगा, इंटरेस्ट नहीं लेगी पब्लिक, उनके इन्वेस्ट करने से भी डरेगी। तो ये भी एक कमी सामने आती है पार्टनरशिप फर्म में। क्लियर है? तो अब मेरिट और डीमेरिट पढ़ने के बाद अब बारी आती है टाइप ऑफ पार्टनर्स। भाई एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर किस किस टाइप के पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जर्नल एंड एक्टिव पार्टनर्स। भाई देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो पार्टनर हर एक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट के जितने भी काम है वो उनके अंदर पार्टिसिपेट करके चलता है, तो वो एक्टिव हुआ, है ना। बिजनेस जो फर्म है हमारे उसके अंदर वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक्टिव हुआ, तो वो पार्टनर कहलाएगा जर्नल या एक्टिव पार्टनर। भाई जो नॉर्मली कोई भी पार्टनर होता है, ठीक है, जो कैपिटल लेके आता है, ऑल द टाइम फर्म के अंदर रहता है, जितने भी मैनेजमेंट के काम होते हैं उनके अंदर वो देख रेख करता है, काम करता है, लाइबिलिटीज होती हैं उसकी, तो वो कहलाएगा जर्नल एक्टिव पार्टनर। उसके बाद है स्लीपिंग या डोरमेट पार्टनर। भाई ये एक ऐसे पार्टनर होते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं पैसा लगा दूंगा, ठीक है, मैं पैसा लगा दूंगा लेकिन मैं फर्म के अंदर नहीं आऊंगा, फर्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं करूंगा, पैसा बहुत है हमारे पास, काम नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में वो पार्टनर इन्वेस्ट भी करता है पैसा, हाँ, और प्रॉफिट एंड शेयर, जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसके अंदर भी उसका शेयर होता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लेकिन वो किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा फर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। भाई छुपे हुए पार्टनर होते हैं कुछ, जो जितने भी सीक्रेटली बिजनेस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बट वो अपना नाम जनरली पब्लिक के सामने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं होने देते। वो कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, पैसे की नीड होगी पैसे देंगे, सलाह की नीड होगी सलाह देंगे, बट पब्लिकली हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो उस फर्म के अंदर क्या कहलाएंगे, सीक्रेट पार्टनर्स। तो इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ही होती है। उसके बाद आता है नॉमिनियल पार्टनर्स। नॉमिनियल पार्टनर्स क्या होते हैं? भाई देखो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फर्म होते हैं जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, और कुछ ऐसे स्टार्टेड फर्म होते हैं जो करंटली स्टार्ट की हुई हैं, अभी तक उसको मार्केट के अंदर नहीं जानते। तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप हमारे ओनली पार्टनर बन जाओ, ना तो आपको इन्वेस्ट करने की नीड है और ना ही कोई फायदा प्रॉफिट होगा तो हम आपको पैसे देंगे, ना तो वो इन्वेस्ट करते हैं ना वो प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन उनका नाम और फेम जो होता है वो उस फर्म के अंदर यूज किया जाता है ना। तो क्या कहलाएगा, नॉमिनियल पार्टनर। अब यहां पर एक बात याद रखना, उनका प्रॉफिट में भी कोई शेयर नहीं होगा, पैसे नहीं लगाएंगे तो प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही मानी जाएगी कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्लियर है? पार्टनर बाय एस्टोपल मीन्स ये एक ऐसा थर्ड पर्सन होता है जो ना तो उस फर्म का पार्टनर होगा, बट वो प्रिटेन ये करके चलता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, और वो आउटसाइड जितने भी कंपटीटर होते हैं, फर्म होती है, उनको इंप्रेस करता है अपने वर्डों के द्वारा, अपनी कंडंटेशन के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर जब कोई भी थर्ड पर्सन एंटर करता है, डील करता है, जितनी भी उस फर्म की प्रिटेंशंस होते हैं उनके बेसिस को, तो वो उनके बेसिस पर तो वो होता है पार्टनर बाय एस्टोपेल्स। मींस ये एक रिस्ट्रिक्टेड तो होता है, लेकिन वो मींस रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहां पर क्या होगा कि वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है। क्या है ये याद रखना आपको, पार्टनर नहीं होता, बट वो प्रिटेंड ये करके चलता है कि ये इस फर्म का पार्टनर है और वो उस फर्म के लिए काम करता है, जितने भी आउटसाइड कंपटीटर होते हैं, आउटसाइड जितनी भी फर्म होती है, उनको इंप्रेस करता है, ठीक है, ये दिखाते हुए कि मैं यहाँ का पार्टनर हूं। उसके बाद आता है 6th नंबर पे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। भाई ये कौन से पार्टनर होंगे? अब जब कोई भी पार्टनर ये डिक्लेयर कर दे कि गलती से, जानबूझ के नहीं, यहां पर गलती से डिफॉल्ट ये प्रिटेंड कर दे कि मैं यहाँ का पार्टनर हूं, लेकिन एक्चुअल में वो वहां का पार्टनर नहीं होता, लेकिन
उसकी वजह से अगर उस फर्म को फायदा होता है तो उसको डील करनी पड़ती है अपनी डिक्लेरेशन के बेसिस पर उस फर्म की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उन सबको, तो वो कहलाते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? अगर माइनर को एज ए पार्टनर माना जाता है तो हम माइनर किसी भी जो पर्सन 18 साल से नीचे है उसको हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट तो कर सकते हैं, किसके बेनिफिट के रिगार्डिंग, किसी भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है फर्म है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ओनली अदर जितने भी पार्टनर हैं उनके कॉन्स्टेंट से ही, उनकी मर्जी से ही हम किसी माइनर को एडमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, कोई भी माइनर पर्सन पार्टनर बन नहीं सकता, और ना ही जितने भी कोई भी वैलिड एग्रीमेंट होता है वो उसके लिए कैपेबल होता है, ना ही वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी लॉसेस वगैरह होते हैं उसको बियर अप करता है, ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है, ना ही वो एक्टिव पार्ट बन सकता है। बट अगर किसी भी अदर पार्टनर ने ये सहमति दे देते हैं या जितने भी पार्टनर से ये कह देते हैं हाँ भाई बना लो, तो वो बनता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वैसे किसी भी माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। ओके, तो ये था माइनर एज ए पार्टनर। तो यहां तक हमारा पार्ट 1 है जो पार्टनरशिप फर्म का। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप होता क्या, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या होती है, इसकी मेरिट क्या होती है, डीमेरिट क्या होती है। क्लियर है? सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट्स, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।